हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज केमिस्ट्री की एक ऐसी मिस्ट्री सॉल्व करते हैं जो सीधा हॉस्पिटल्स में यूज होने वाली आईवी ड्रिप्स से जुड़ी हुई है। हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल मोलार मासेस। ओके, तो इस सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, सिंपल कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर आप नमक को पानी में घोलते हैं तो उस सोल्यूशन को -1.86 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाना चाहिए। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसे एक्चुअली मेजर किया तो वो हैरान रह गए। फ्रीजिंग पॉइंट लगभग डबल नीचे चला गया, -3.72 डिग्री सेल्सियस तक। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सारी कैलकुलेशंस ही गलत थी? नहीं, ये कोई कैलकुलेशन एरर नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ा क्लू था, एक इशारा जो हमें एक नए और पावरफुल कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। और इसी मिस्ट्री को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मासेस। तो आखिर हमें इस एबनॉर्मैलिटी से फर्क क्यों पड़ता है? इसलिए क्योंकि ये हमें सोल्यूशन के अंदर झांकने की पावर देती है। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि सोल्यूट पानी में घुलने के बाद एक्चुअली कर क्या रहा है। ये एबनॉर्मैलिटी ही हमें सोल्यूशन के अंदर की असली कहानी बताती है। तो अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें एक मास्टर की चाहिए, राइट? और वो मास्टर की है एक बहुत ही सिंपल सा रूल जिसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बेसिकली एक पार्टिकल काउंटर की तरह है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पार्टिकल नमक का है या चीनी का या किसी और चीज का। उन्हें बस एक ही चीज से मतलब है, सोल्यूशन में टोटल पार्टिकल्स कितने हैं। इट्स ऑल अबाउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और यहाँ देखो, इस स्लाइड पर प्रॉब्लम बिल्कुल साफ दिख रही है। हम सोचते हैं कि हमने एक NaCl फॉर्मूला यूनिट डाला है, मतलब एक पार्टिकल। लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है? सोल्यूशन के अंदर वो टूटकर दो अलग अलग पार्टिकल्स बन जाता है। और दूसरी तरफ जब हम दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स डालते हैं तो वो जुड़कर एक सिंगल बड़ा सा पार्टिकल बना लेते हैं। दोनों ही केसेस में जो एक्चुअल पार्टिकल काउंट है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग है। तो एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, एबनॉर्मल का मतलब रॉन्ग बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इसका उल्टा है। इसका मतलब है कि हमारा मेजरमेंट बिल्कुल सही है और वो हमें सोल्यूशन की असली कहानी बता रहा है। वो एक्चुअल पार्टिकल्स को गिन रहा है जो हमारे डाले गए फॉर्मूला से अलग हो सकते हैं। चलो अब हम अपने पहले केस को देखते हैं। ये उन मॉलिक्यूल्स के बारे में है जो सोल्यूशन में जाकर टूट जाते हैं, यानी डिसोसिएट हो जाते हैं। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है हमारा कॉमन सॉल्ट यानी NaCl। जरा इमेजिन करो, आपने एक NaCl का यूनिट पानी में डाला। अब पानी के मॉलिक्यूल्स जो छोटे छोटे पावरफुल मैग्नेट्स की तरह हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनका पॉजिटिव एंड Cl- को खींचता है और नेगेटिव एंड Na+ को। और वो इतनी ताकत से खींचते हैं कि बेचारा NaCl दो अलग अलग आयंस में टूट जाता है। तो देखा आपने, हमने डाला था एक पार्टिकल, लेकिन सोल्यूशन के अंदर बन गए दो। पार्टिकल्स का एक्चुअल काउंट एक्सपेक्टेड से सीधा डबल हो गया। और क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ पार्टिकल काउंट पर डिपेंड करती हैं, तो सिंपल है, पार्टिकल्स डबल हुए तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जैसा कॉलिगेटिव इफेक्ट भी डबल हो गया। और जब हम इस डबल इफेक्ट को यूज करके मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर अचानक आधा यानी एबनॉर्मली लो आता है। मेक्स परफेक्ट सेंस, राइट? ओके, अब इसका बिल्कुल उल्टा केस देखते हैं जहां मॉलिक्यूल्स टूटने की जगह आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसोसिएशन, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के केस में कहानी बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ दो अलग अलग एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स आपस में आकर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जुड़ जाते हैं। वो एक टीम बना लेते हैं, एक सिंगल बड़ा सा पार्टिकल जिसे हम डाइमर कहते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? हमने डाले दो पार्टिकल्स, लेकिन सोल्यूशन के अंदर वो जुड़कर एक पार्टिकल बन गए। यहाँ पर एक्चुअल पार्टिकल काउंट एक्सपेक्टेड से अचानक हाफ हो गया। यहाँ भी लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। पार्टिकल्स कम हो गए, मतलब कॉलिगेटिव इफेक्ट भी छोटा हो गया। और इस वजह से जब हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर एक्सपेक्टेड से ज्यादा यानी एबनॉर्मली हाई आता है। बेसिकली द टोटल मास तो सेम है, बट क्योंकि पार्टिकल्स कम है तो मास पर पार्टिकल बड़ा लगता है। ओके, तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सब ठीक है, बट इसका रियल लाइफ में क्या काम है? क्या ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन सिर्फ टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट्स है? चलिए एक लाइफ सेविंग एग्जाम्पल देखते हैं। आप सबने हॉस्पिटल्स में IV ड्रिप्स लगते हुए देखी हैं। उनमें यूज होता है आइसोटोनिक सलाइन, जो 0.9% NaCl का सोल्यूशन है। अब ये बहुत ज़रूरी है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड सेल्स के अंदर के फ्लूइड से परफेक्टली मैच करे।
अगर कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा भी गलत हुआ तो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ब्लड सेल्स या तो श्रिंक हो जाएंगे या बर्स्ट हो जाएंगे। और इसकी सही कैलकुलेशन इस बात पर डिपेंड करती है कि हम ये समझें कि NaCl 2 पार्टिकल्स में टूटता है। ये समझना लिटरली लाइफ सेविंग है। और इसी पार्टिकल डबलिंग या पार्टिकल हाल्विंग इफेक्ट को मेजर करने के लिए एक ग्रेट साइंटिस्ट वैंट हॉफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। ये आई फैक्टर ही वो मैजिक नंबर है जो हमें बताता है कि एक फॉर्मूला यूनिट से कितने एक्चुअल पार्टिकल्स बन रहे हैं। जैसे NaCl के केस में ये वैल्यू 2 होती है। तो हमेशा याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट कोई एरर नहीं है। ये एक पावरफुल डिटेक्टिव टूल है। ये हमें माइक्रोस्कोप के बिना ही सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट की असली कहानी बता देता है। तो चलिए सब कुछ क्विकली रिवाइज करते हैं। इस पूरे टॉपिक का कोर आइडिया क्या है? सिंपल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आखिर में बस एक सिंपल सा काम करती हैं। वो सॉल्यूशन में मौजूद एक्चुअल पार्टिकल्स को गिनती हैं, बस। अगर आप ये कोर आइडिया, NaCl के टूटने का मेंटल पिक्चर और IV ड्रिप वाला एग्जाम्पल याद रखेंगे तो ये टॉपिक आपको एग्जाम में बहुत आसान लगेगा। इट्स रियली दैट सिंपल। ऑल द